हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड और हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का ये एक टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये। क्यों? क्योंकि चाहे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे हो, चाहे आप वेस्पर थ्योरी की बात कर रहे हो, चाहे आप मॉलिक्यूल का जो है एमओटी डायग्राम बनाने की बात कर रहे हो या फिर उसका शेप प्रेडिक्ट करने की बात कर रहे हो, हर जगह हमारे पास एक ही कंसेप्ट यूज होता है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कई सारे डिफरेंट तरीके हैं एंड मैं आपको आज की वीडियो में 3 डिफरेंट तरीका बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साथ के साथ एग्जांपल भी देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, मैं चाहे कोई भी तरीका अपना लूं, मेरे पास एक मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तीनों ही तरीके से सेम ही आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास, मैं आपसे बात करता हूं वो कौन से 3 तरीके हैं जिनके थ्रू मैं किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है मेरे पास स्टीरिक नंबर मेथड। जो सबसे पहला तरीका है मेरे पास वो है स्टीरिक नंबर मेथड। ये एकदम कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, ये मेरे पास एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं तो दूसरा मेथड है मेरे पास लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मेथड। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मेथड, इसके अंदर हमें लोन पेयर कैलकुलेट करने होते हैं, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने होते हैं एंड दोनों को ऐड करना होता है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड है। ज्यादातर बच्चे, इवन मैं भी कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी मेथड को यूज करता हूं किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तीसरा मेरे पास जो मेथड है वो कभी बहुत ही रेयर किसी स्टूडेंट ने सुना होगा, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड। तीसरा मेथड जो है वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है, इवन टीचर्स को भी नहीं पता होता, लेकिन हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से भी किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट तरीके हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, जो कि यूज होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टीरिक नंबर और उससे रिलेटेड हाइब्रिडेशन को लेके, ठीक है। आपको एटलीस्ट शुरू में ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर मेरे पास किसी भी मॉलिक्यूल का स्टीरिक नंबर इतना है, एस नंबर मतलब स्टीरिक नंबर, नॉट सीरियल नंबर, इट इज स्टीरिक नंबर, तो उससे रिलेटेड मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या देखने को मिलेगी। स्टीरिक नंबर अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर आ जाए मेरे पास, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या हाइब्रिडेशन मुझे देखने को मिलेगी। तो देखिए, अगर मेरे पास स्टीरिक नंबर की वैल्यू 2 है तो वहां पर मेरे पास हाइब्रिडेशन देखने को मिलती है sp। अगर 3 है तो वहां पर देखने को मिलती है मुझे sp2। 4 है तो वहां पर मुझे देखने को मिलती है sp3। अगर 5 है तो वहां पर देखने को मुझे मिलती है sp3d। क्वेश्चन आपके माइंड में कभी ये आया है कि sp3 के बाद sp4 क्यों नहीं होता, sp3d क्यों बन जाता है? तो इतना याद रखो, हमारे पास p ऑर्बिटल है, मेरे पास p ऑर्बिटल है, p के अंदर मेरे पास p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। p सबशेल है मेरे पास, p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल हो जाते हैं। अब ये तीनों ऑर्बिटल जब फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, जब ये तीनों ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे तो मैं क्या p के अंदर इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं? नहीं भर सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे p सबशेल से d सबशेल की तरफ स्विच करना पड़ेगा। मुझे p सबशेल से d सबशेल की तरफ स्विच करना पड़ेगा। तो वही तो किया, मेरे पास तीनों p के ऑर्बिटल क्या हो गए? फुल्ली फिल्ड हो गए। तो उसके बाद मैंने क्या किया? d के ऊपर स्विच कर लिया। इसी वजह से मेरे पास sp3 के बाद sp3d देखने को मिलता है। अगर मेरे पास स्टीरिक नंबर की वैल्यू 6 है तो वहां पर मेरे पास sp3d2 देखने को मिलता है, और स्टीरिक नंबर की वैल्यू अगर 7 है तो वहां पर मेरे पास sp3d3 देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत ही कॉमन हाइब्रिडेशन बताई है जो कि इन पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि कोई और हाइब्रिडेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास sp है, sp की जगह मेरे पास pd हाइब्रिडेशन भी होती है, वो भी स्टीरिक नंबर 2 के कोरस्पॉन्ड में ही मुझे देखने को मिलती है। sp3 है, यहां पर मेरे को dsp2 भी देखने को मिलती है या फिर sp2d भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास बहुत सारी डिफरेंट हाइब्रिडेशन मुझे देखने को मिल जाती है। जैसे कि स्टीरिक नंबर 4 है, स्टीरिक नंबर 4 में मेरे पास p3d4, यहां पर मेरे पास p3d4 हाइब्रिडेशन देखने को भी मिलती है। तो इसी तरीके से मेरे पास इन सभी केसेस में और भी हाइब्रिडेशन पॉसिबल होती है किसी भी स्टीरिक नंबर के रिगार्डिंग, लेकिन हमें जो है जनरली इन हाइब्रिडेशन को लेकर बात करनी है। अरे कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडेशन तक तो तब जाओगे ना जब आपको सिंपल हाइब्रिडेशन को लेके क्रिस्टल क्लियर होंगे आपके कंसेप्ट। तो यहां पर हम पहले बात करेंगे इन सिंपल हाइब्रिडेशन को लेके
इनको लेके जो बात करनी है वो कभी और करेंगे कि कब हमारे पास स्टीरिक नंबर 2 होगा तो पी डिहाइब्रिडेशन होगी, DsP2 होगी, P3D4 होगी, P3D3 होगी। यहां पे मेरे पास क्या होती है, अगर मेरे पास स्टीरिक नंबर 6 रहता है तो मेरे पास क्या हाइब्रिडेशन रहती है, P3D3। तो इस तरीके से और भी हाइब्रिडेशन होती है, लेकिन हमें मेनली आज की वीडियो में इनको लेके बात करनी है, ठीक है। इन हाइब्रिडेशन को लेके हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड दैट इज स्टीरिक नंबर मेथड। सबसे पहला मेथड मेरे पास क्या था, स्टीरिक नंबर मेथड। तो स्टीरिक नंबर मेथड में हमें क्या करना होता है, स्टीरिक नंबर मेथड में जस्ट हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है। सबसे पहला मेथड है मेरे पास स्टीरिक नंबर मेथड। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करने के लिए, 1/2 इंटू में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, प्लस में कैटाइनिक, माइनस में कैटाइनिक चार्ज, माइनस में कैटाइनिक चार्ज, प्लस में एनाइनिक चार्ज, प्लस में एनाइनिक चार्ज। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है स्टीरिक नंबर मेथड से किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करने का। सबको समझ में आ रहा है। यहां पे मेरे पास क्या है, VE क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखिए सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हो, सेंट्रल एटम की ना दो खास बात होती है। इसको देख के आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम पहचान सकते हो। पहली चीज तो क्या, सेंट्रल एटम हमेशा लेस इन नंबर होता है, और दूसरी बात क्या, सेंट्रल एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा देखने को हमें जनरली मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका है सेंट्रल एटम को पहचानने के लिए। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम से क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम से मतलब है वो एटम जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। मोनोवैलेंट एटम का मतलब है हमें उन एटम को कंसीडर करना है जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मेरे पास हाइड्रोजन हो गया, या फिर मेरे पास हेलोजन्स हो गए। ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक ही बॉन्ड बनाते हैं इन जनरल। तो मेरे पास जो है ये क्या हो गए, मोनोवैलेंट एटम मुझे देखने को मिलते हैं। सबको समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास मान लीजिए H2O है। मेरे पास क्या है, H2O है, मुझे पूछा हुआ है इसकी हाइब्रिडेशन बताओ। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यहां पे मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन, लेस इन नंबर है, दिख रहा है सबको लेस इन नंबर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, सेंट्रल एटम मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे पास, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। यहां पे मेरे पास मोनोवैलेंट एटम क्या है, हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 6 + 2, माइनस में कैटाइनिक चार्ज। क्या है स्पीशीज के ऊपर कोई कैटाइनिक चार्ज प्रेजेंट है, न्यूट्रल है, तो ना ही कोई कैटाइनिक चार्ज है ना ही कोई एनाइनिक चार्ज है। तो यहां पर मेरे पास ये हो जाएगा फॉर्मूला, और यहां पर जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4, और 4 के लिए मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या देखने को मिलती है, sp3। 4 के लिए मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या देखने को मिलती है, sp3। तो इस तरीके से हम स्टीरिक नंबर मेथड से किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर बहुत ही जनरलाइज केस लिए हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि हर जो मेरे पास मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं या फिर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है स्टीरिक नंबर मेथड का, वो हर एक मॉलिक्यूल के केस में जो है वैलिड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो नॉर्मल हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए है। अब P3D3 है, P3D4 है, इन हाइब्रिडेशन के लिए हम अलग से बात करेंगे कि किन किन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, किन किन पर्टिकुलर केस के अंदर ये हाइब्रिडेशन देखने को मिलती है। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल हाइब्रिडेशन की, जो एकदम नॉर्मल जनरलाइज हमारे पास हाइब्रिडेशन रहती है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड है मेरे पास लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मेथड। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मेथड, इसके थ्रू भी हम किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो तो मुझे मैसेज में लिख देना ताकि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना होता। जो भी मॉलिक्यूल गिवन है उसके अंदर हमें लोन पेयर कैलकुलेट करने होते हैं, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने होते हैं, और उसकी हमारे पास हाइब्रिडेशन निकल के आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। अभी मैंने हाइब्रिडेशन निकाल के दिखाई थी वाटर के मॉलिक्यूल की वाया स्टीरिक नंबर मेथड, और वहां पे मेरे पास स्टीरिक नंबर कितना आया था, 4, और 4 के रिगार्डिंग मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है।
बनाओ चाहे ना बनाओ, मैं सिर्फ उनके लिए बना के दिखा रहा हूँ जिनकी थोड़ी सी इनऑर्गेनिक वीक है, या फिर जो अभी अभी 11th में हुए हैं, या फिर बेशक भी एसयू में हो, उनको थोड़ा सा हो जाता है यार, मुझे भी नहीं आता, मुझे खुद नहीं आता। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ी देर पहले ही बात की थी। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसने यहां पर इन्वॉल्व कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इन्वॉल्व, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इन्वॉल्व, और बाकी के मेरे पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच गए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक लोन पेयर बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक लोन पेयर मुझे देते हैं। तो यहां पर मेरे पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। अरे भाई 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर मेरे पास यहाँ पे 2 है, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा। तो 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। स्टीरिक नंबर 4, स्टीरिक नंबर 4, स्टीरिक नंबर 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडेशन हमें देखने को मिलती है। अब इसमें बच्चों को दिक्कत क्या होती है, बच्चों को दिक्कत होती है, एग्जाम्पल देता हूं मैं बहुत अच्छा सा, जहां पर बच्चों को दिक्कत होती है। ये मेरे पास एक अल्काइन है, यहां पे मुझे बतानी है इस अल्काइन में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस अल्काइन में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो चलो बना के देखते हैं। कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, सबको पता है। एक यहां पर लग गया, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, यानी कि चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे यहां पे करेंगे, लोन पेयर कितने हैं, 0। लोन पेयर कितने हैं, 0, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4। और यहां पर मेरे पास स्टीरिक नंबर क्या आ जाएगा, 4। हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp3। हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी इस तरीके से, sp3, जो कि बिल्कुल गलत है, आंसर गलत है। हमेशा हमें सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। ये जो मैंने बताया है बॉन्ड पेयर, इस बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, इस बॉन्ड पेयर का मतलब है सिग्मा बॉन्ड। इस बॉन्ड का मतलब क्या है, हमारे पास बॉन्ड पेयर, हमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, कभी भी पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं करने हैं। हमें पता है अल्काइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बाकी ये दोनों जो बॉन्ड हैं ये कैसे हैं, मेरे पास पाई बॉन्ड है। तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर है मेरे पास। तो एक बॉन्ड ये रहा मेरे पास, और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड मेरे पास यहां पर है ये। तो 1 + 1 2, और 2 के लिए मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या देखने को मिलती है, sp। ये दोनों मेरे पास कैसे बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अल्केन के अंदर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, अल्कीन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, और अल्काइन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और हम जब इस मेथड को यूज करते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर वाले मेथड को, तो यहां पर मेरे पास क्या होता है, यहां पर मेरे पास बॉन्ड पेयर सिर्फ और सिर्फ कौन से कंसीडर करने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करने होते हैं, पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करते हैं। सबको समझ में आ गया। ये था मेरे पास दूसरा मेथड टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन वाया लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मेथड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास तीसरे मेथड की, जो किसी ने भी नहीं सुना होता। ये वाला मेथड बिलीव मी बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है, इवन टीचर्स को भी नहीं पता होता। दैट इज थर्ड मेथड मेरे पास क्या है, वाया वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको कह सकते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये नॉलेज के लिए है, जनरली कोई भी इसको यूज नहीं करता, किसी को पता नहीं होता, इसलिए बाकी जो 2 मेथड बताए हैं वो मोस्ट कॉमन मेथड है। वो पहले वाला तो ऑलमोस्ट कईयों को पता चल जाता है, सेकंड वाला सबको ही पता होता है, लेकिन ये वाला मेथड जो है वो बहुत ही रेयर किसी को पता होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होता है, मेरे पास जो भी मॉलिक्यूल है ना, मेरे पास कोई भी गिवन मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जब मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए उस स्पीसीज के, तो मेरे पास यहां पर 2 केसेस बन सकते हैं। या तो मेरे पास जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के, वो लेस देन इक्वल टू 8 हो, या तो वो लेस देन इक्वल टू 8 हो, या फिर जो मेरे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के, वो ग्रेटर देन 8 हो। वो क्या हो, ग्रेटर देन 8 हो। अगर मेरे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन 8 है, तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 8। ग्रेटर देन 8 है तो वहां पर डिवाइड कर दो 8 से। मेरे पास जो आंसर आएगा, वो क्या देगा मुझे, वो देगा मुझे स्टीरिक नंबर, वो देगा मुझे स्टीरिक नंबर। और अगर मान लो मेरे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल टू, लेस देन या फिर इक्वल टू 8 है, तो वहां पर मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय 2। वहां पे मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय 2। और डिवाइड बाय 2 करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, वहां पे स्टीरिक नंबर आ जाएगा।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे H2O देख रहे थे, याद हो गया होगा अभी तक तो, इसका स्टीरिक नंबर 4 है और हाइब्रिडेशन क्या है sp3, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अब देखते हैं इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, बहुत बार बात कर ली, बताया अभी तक। एक हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो यहां पर कितना आ गया 8। और मैंने कहा था अगर मेरे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लेस देन या फिर इक्वल टू 8 है तो मुझे वहां पे क्या करना है, मुझे वहां पे डिवाइड कर देना है 2 से। तो जो मेरे पास आंसर आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद वो क्या देगा मुझे स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर क्या आ गया 4, और स्टीरिक नंबर 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होती है sp3। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे ये वाला भी करके दिखाओ, ये वाला भी बताओ, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये वाला भी बताओ। तो चलो ये वाला एग्जांपल भी कराता हूं। अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हम सारे तरीके से बाकी जो तीनों तरीके बताए हैं ना मैंने, इन तीनों ही तरीके से हाइब्रिडेशन निकालने की देखते हैं कि सेम आती है या फिर नहीं आती है। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते बाकी, चलो ठीक है। फिर भी एग्जाम्पल मेरे पास है PCl5, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तीनों डिफरेंट तरीके लगा के देखते हैं। इसके लिए तीनों डिफरेंट तरीके निकाल के देखते हैं कि क्या हाइब्रिडेशन सेम आती है। तो देखिए सबसे पहला मेरे पास है स्टीरिक नंबर मेथड, सबसे पहला मेरे पास है स्टीरिक नंबर मेथड। इसमें फॉर्मूला बताया था, क्या था 1/2 इंटू में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस में मोनोवैलेंट एटम, माइनस में कैटाइनिक चार्ज, प्लस में एनाइनिक चार्ज। ये सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए। विदाउट दिस फॉर्मूला आप इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो हाइब्रिडेशन को। तो 1/2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम मेरे पास क्या है यहाँ पे फॉस्फोरस। क्यों, मैंने क्या बताया था, सेंट्रल एटम क्या होता है जो कि लेस इन नंबर होता है। फॉस्फोरस कौन सी फैमिली से है, नाइट्रोजन फैमिली से, और नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो गए 5, प्लस में मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं। क्या हैलोजन मोनोवैलेंट एटम है, बिल्कुल है। कैसे बताया, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की। इन जनरल जो भी स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में विश्वास रखती है ना, उन्हें हम कहते हैं कि वो मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है। तो हैलोजन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही एक बॉन्ड बनाते ही वो तो अपना कंप्लीट कर लेगा। तो हैलोजन क्या है मेरे पास मोनोवैलेंट एटम। तो ऐसे ऐसे कितने एटम है मेरे पास 5, हैलोजन के 5 एटम है। कोई कैटाइनिक चार्ज है, कैटाइनिक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी नहीं है। कोई एनाइनिक चार्ज है, कोई भी नहीं है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, और 5 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होती है मेरे पास sp3d, ठीक है। चलो इस तरीके से हो गया। दूसरा मेथड मेरे पास क्या है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मेथड। दूसरा मेथड क्या है मेरे पास लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर मेथड। तो यहां पर अगर मैं बनाऊं तो यहां पर क्या है फॉस्फोरस है, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, ये मेरे पास हो गया। तो फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड बने, फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और पांचों के पांचों क्या कर रहे हैं बॉन्ड बना रहे हैं, और पांचों के पांचों बॉन्ड कैसे हैं मेरे पास सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर तो कितने हो गए फॉस्फोरस के पास 0, और बॉन्ड पेयर कितने हैं मेरे पास 5, क्योंकि पांचों के पांचों मेरे पास जो लोन इलेक्ट्रॉन थे वो कहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड में, और बॉन्ड कैसे हैं मेरे पास सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे मेरे पास स्टीरिक नंबर क्या आ गया 5, और 5 के लिए मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या होती है sp3d, दोनों सेम है। चलो तीसरा तरीका, क्योंकि सबके सब जो है इंतजार में थे कि ये करके दिखाओ हमें ये कैसे होएगा। क्या कहा था मैंने, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं हमें इसके अंदर, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कितने हैं, 2 केस थे, ग्रेटर देन 8 और दूसरा केस था लेस देन 8। तो लेस देन 8 में हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 2 करते हैं, लेस देन 8 में डिवाइड बाय 2 करते हैं, और ग्रेटर देन 8 में डिवाइड करते हैं किससे 8 से, डिवाइड बाय 8 करते हैं। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। एक क्लोरीन हैलोजन के पास वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 7 होते हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, 7 होते हैं एक क्लोरीन के पास। तो 7 क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे 7 क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए मेरे पास 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए PCl5 के पास, 5 फॉस्फोरस के और 35 किसके 5 क्लोरीन के। कोई दिक्कत नहीं है।
40 है, ग्रेटर देन 8 है, डिवाइड करते हैं किससे? 8 से। तो 8 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 5। और मैंने क्या कहा था, जैसे ही हम 8 से डिवाइड करते हैं जो मेरे पास आंसर आता है, जो डिजिट आएगी वो क्या बताती है मुझे? स्टीरिक नंबर के बारे में। तो स्टीरिक नंबर यहाँ पे कितना हो गया? 5। और 5 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होते हैं मेरे पास? sp3d, sp3d, sp3d। तो चाहे मैं स्टीरिक नंबर मेथड लगा लूं, चाहे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मेथड लगा लूं, चाहे मैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन मेथड लगा लूं, मेरे पास तीनों ही तरीके से हाइब्रिडेशन जो है सेम ही आती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर देना। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है shivam898, शायद किसी को दिख भी नहीं रही होगी, इतनी छोटी लिख दी मैंने अब की बार तो, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप मुझसे अपनी किसी भी क्वेरी को पूछ सकते हो। सर थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।